हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 26 जुलाई और हम 26 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है। हाल ही में भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन में गृह मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति पेश की। इस नीति का मकसद है सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना, गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना और लोगों को नए रोजगार देना। और उन्होंने सभी राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक अपनी राज्य सहकारी नीति तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। ये नीति अगले 20 साल यानी 2045 तक के लिए बनाई गई है और इसके तहत हर पंचायत में समितियाँ खुलेगी। और इस पॉलिसी का मकसद है कि गांव-गांव में बनी सहकारी समितियों को और मजबूत किया जाए और जिससे लोग खुद जुड़कर रोजगार पा सके और देश की तरक्की में हिस्सा ले सके। देश के हर गांव में सहकारी संस्थाएं स्थापित की जाएगी जो फरवरी 2026 तक 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी स्थापित किए जाएंगे। सहकारी नीति के लिए 48 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता के अंदर बनाई गई है। बात करें इसके तो आर्थिक आज़ादी यानी अब किसान मंडी और बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे और सहकारी समितियों के साथ सीधे उपज खरीदेगी। स्थानीय व्यवस्थाएं गांव में डेयरी कलेक्शन, खाद बीज वितरण, अनाज भंडारण की जिम्मेदारी सहकारी समितियों की होगी। महिला और युवा भागीदारी, समितियों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी जिससे सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी। डिजिटल सहकारिता, सभी समितियाँ डिजिटल होगी और जिससे कामकाज पारदर्शी और तेज होगा। प्रशिक्षण और शिक्षा, गांव के युवाओं को सहकारी प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे वे समितियों को बेहतर ढंग से चला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भू तापीय संयंत्र किस राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भू तापीय संयंत्र किस राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो ये जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलो वाट का भूतापीय संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा और ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा और 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर काम करेगा और इस परियोजना को केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा और 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर काम करेगा और आंध्र प्रदेश के तवांग जिले के अंदर स्थापित होगा। पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालय अध्ययन केंद्र और श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस संयंत्र से 5,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है और ये मात्र 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड न्यूनतम तापमान पर संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को मिला है 77वां स्थान मिला है। भारत ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वें स्थान से 8 पायदान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गया और भारतीय पासपोर्ट धारकों को 59 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा प्राप्त है जिससे भारत का वैश्विक पासपोर्ट रैंक और प्रभावशाली हो गया है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे प्रभावशाली पासपोर्ट की एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त रैंकिंग है जो वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की पहुंच के आधार पर तैयार की जाती है। और ये इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के आंकड़ों के आधार पर हर तिमाही अपडेट किया जाता है और इसे लंदन की स्थित परामर्श फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है जो नागरिकता और वैश्विक आवागमन में विशेषज्ञता रखती है। बात करें इसके तो पहले नंबर पर तो है सिंगापुर और दूसरे नंबर पर है जापान और दक्षिण कोरिया, तीसरे नंबर पर है जर्मनी, फ्रांस, इटली और 6 नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम और भारत को मिला है 77वां स्थान। और 10 नंबर पर है अमेरिका जिसको इस रैंकिंग के अंदर गिरावट आई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है। किस देश के वैज्ञानिकों ने CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की है। तो ये की है चाइना ने। इसने की है चाइना ने। शंघाई यानी चीनी वैज्ञानिकों ने अल्कोहल मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने के एक विधि विकसित की है, जिसके बारे में उनका कहना है कि इससे संचित कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में बदला जा सकता है। टीम की जैव रूपांतरण प्रणाली गन्ना या चुकंदर उगाने की आवश्यकता के बिना सुक्रोज का उत्पादन करती है, और मेथनॉल जो औद्योगिक कचरे से प्राप्त किया जा सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजनीकृत करके बनाया जा सकता है, को एंजाइमों का उपयोग करके सुक्रोज में बदलने की उनकी विधि को फ्रुक्टोज और स्टार्च सहित अन्य जटिल कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए CM फ्लाइट नामक योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए CM फ्लाइट नामक योजना है वो शुरू की है। तो ये की है असम ने। किस राज्य ने की है? असम राज्य ने CM फ्लाइट योजना। असम सरकार ने विदेशों में रोजगार पाने के लिए या रोजगार बढ़ाने के लिए विदेशी भाषा योजना शुरू करेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को ये बड़ी घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य है राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा से लैस करना, ताकि विदेशों में रोजगार की उनकी संभावनाएं बढ़ सके। असम में स्कूली शिक्षा को समर्थन देने के लिए असम स्कूली शिक्षा और किशोर कल्याण परियोजना नामक स्कूली शिक्षा परियोजना का लक्ष्य 400 नए स्कूल और 1733 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करना है। इसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित प्रशिक्षित शिक्षक और आधुनिक कक्षा का बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 180 युवाओं को संरचित विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रति उम्मीदवार 1.5 लाख का निवेश होगा। और ये पहल का उद्देश्य वैश्विक रोजगार क्षमता और विदेशों में प्लेसमेंट को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो ये की है फ्रांस ने। किस देश ने की है? फ्रांस ने। फ्रांस ने सितंबर 2025 में आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र को मान्यता देने की घोषणा की थी, और ये फैसला फ्रांस को ऐसा करने वाला पहला G7 देश बनाया। और ये ऐलान राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने किया है, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर यूरोप के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। वर्ष 1988 से अब तक 140 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्यों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। तो बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की, तो ये किस कारण से दिया गया है? तो ये गाजा में तत्काल युद्ध विराम का समर्थन करना और हमास का निस्तीकरण प्रोत्साहित करना, गाजा बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना, और ऐसा एक व्यवहारिक और स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र स्थापित करना जो इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दे और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर मिशन लॉन्च किया है। तो ये किया है नासा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा। नासा ने पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम में ये ग्रह की रक्षा कैसे करता है, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए ट्रेसर मिशन यानी इसका जो पूरा नाम है वो है टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकोनिवेंस सैटेलाइट्स लॉन्च किया है। मिशन का उद्देश्य चुंबकीय पुनर्संयोजन का अध्ययन करना और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय कवच के साथ क्रिया करता है, जिससे ऊर्जा विस्फोट होता है और उपग्रह पावर ग्रिड और संचार को प्रभावित करता है। ट्रेसर मिशन को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। और इस मिशन में 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं जो एक दूसरे के करीब उड़ते हुए पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है, जो पोलर कस्प क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। और यह क्षेत्र जहाँ सूर्य की गतिविधियों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बात करें इसकी जो मुख्य विशेषताओं की, 2 उपग्रह मात्र 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ उड़ान भर रहे हैं और एक वर्ष में 3000 से अधिक
माप एकत्रित किए जाएंगे और पृथ्वी के वायुमंडल पर सौर ऊर्जा के प्रभाव की रियल टाइम निगरानी करेंगे और संचार प्रणाली, जीपीएस, नेविगेशन और विद्युत ग्रिड पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव को अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व वित्त सचिव को IRDAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस पूर्व वित्त सचिव को यानी भारतीय जीवन बीमा नियामक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किया है अजय सेठ को। किसको किया गया है? अजय सेठ को। अजय सेठ को भारतीय जीवन नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजय सेठ 1987 बैच के कर्नाटक कैडर का IAS अधिकारी है और उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और MBA की पढ़ाई की, जिससे उन्होंने तकनीकी और प्रशासन से दोनों क्षेत्रों की दक्षता प्राप्त है और वे वर्ष 2021 में आर्थिक मामलों के विभाग में के सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और उन्होंने बुनियादी ढांचे का विकास, राजकोषीय रणनीति और विकास वित्त से संबंधित नीतियों में अहम भूमिका निभाई थी। वर्ष 2025 की शुरुआत में उन्होंने कुछ समय के लिए राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था और सेठ की नियुक्ति 3 साल के लिए अवधि के लिए की गई है और 24 मार्च 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अजय सेठ भारत के नए वित्त सचिव बने थे। कब बने थे? 24 मार्च को बने थे। वे पूर्व वित्त सचिव तुहिनकांत पांडे की जगह ली थी और जो सेबी के चेयरमैन बने थे। अजय सेठ को 2013 में प्रधानमंत्री प्रशासकीय उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस रेसलिंग सुपरस्टार का निधन हो गया है? हाल ही में किस रेसलिंग सुपरस्टार का निधन हो गया है? तो ये हो गया हल्क होगन का। इसका हो गया हल्क होगन का। रेसलिंग आइकॉन हल्क होगन का 71 वर्ष की उम्र में 24 जुलाई को निधन हो गया है। हल्क होगन का असली नाम टेरी जीन बोलिया था और उन्होंने 24 जुलाई को फ्लोरिडा स्थित उनके घर पर दिल का दौरा आ गया था, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। और होगन ने रेसलिंग कैरियर 1970 से शुरू किया था और उन्होंने 6 बार WWE चैंपियन का खिताब भी जीता है और उन्होंने सब अर्बन कमांडो और मिस्टर नैनी जैसी फिल्मों में काम भी किया है और टीवी शो होगन नोज बेस्ट का हिस्सा भी रहे हैं और वो 25 से ज़्यादा वीडियो गेम्स के कैरेक्टर के रूप में भी शामिल हुए थे। प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षिक एजेंसी यूनेस्को से हटने का फैसला किया है और हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय सेना को अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप दी है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की GDP दर वृद्धि का जो अनुमान घटाकर 6.3% कर दिया है। और झारखंड राज्य ने भारत की पहली खनन पर्यटन योजना शुरू की है और झारखंड उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस त्रिलोक चौहान को बनाया गया है। और मलेशिया देश ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक घोषित किया है। और जादूगरों के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो पहली भारतीय महिला सुहानी साय बनी है। और सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना भारत के अंदर शुरू की गई है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल को समुद्र प्रचेत प्रदूषण नियंत्रण पौध का जलावतरण किया है। और हाल ही में शिवाजी छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के टॉप 10 अड्डों के अंदर शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।